नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, आज 28 नवंबर है और मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट कराए थे, तो मैंने ये कहा था कि सर वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट सर। अब ये मैं जो एनालाइज करा रहा हूँ, ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज करा रहा हूँ। किसका? पहली शिफ्ट का एनालाइज करा रहा हूँ। यानी कि पहली शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको कवर कराऊंगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, आज 28 नवंबर है। फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालाइज करा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं 27 का मैं एनालाइज करा चुका हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट कराए थे, उन्हें जाके देखिएगा। रेलवे वाले बच्चों को मैंने रेलवे की सारी बुक कवर कराई थी, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। देखिए बेटा, बहुत मजा आता है जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे फंसते हैं। तो चलिए बेटा, देखिए मेरे दोस्त, पहला प्रश्न आया था, एक बच्चे का कह रहा था कि सर, एक प्रश्न इस तरीके से आया था, ये क्या हो गया भाई? चलिए, एक बच्चे का ये कह रहा था कि सर गोले पर आया था एक प्रश्न, तो मैं ऐसा प्रश्न एक लेके आया हूं। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 2D और 3D के जितने भी फॉर्मूले हैं, कहीं से भी नोट डाउन कीजिएगा। 2D और 3D के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उन्हीं फॉर्मूले पर सवाल आपका पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, देखिए गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन जैसे मान के चलिए, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ये गोला है, या गोला कैसा भी हो सकता है। ये गोला है, इसकी यह क्या रेडियस है, वो ओ सेंटीमीटर है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है सिर्फ 4/3 पाई आर के, ये इसका आयतन होता है। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। राइट सर, 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए मेरे दोस्त, अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया देखा 5544, तो ये 5544 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि यहां से आर की वैल्यू निकल आएगी, तो 4 इंटू 22 की वैल्यू, सॉरी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये आर स्क्वायर मेरा ये चल रहा है, बराबर 5544 मेरा ये है। चलिए मेरे दोस्त, देखिए बेटा काटिए। अब काटेंगे तो 11 से काटे 11 दूनी 22, 11 से काटे 11 पन्ना 55, न जाने की 0, 11 चौक 44। चलिए, 4 दूनी 8, 8 से काटिए तो 8 6 48, ठीक है। कितना बचा 2, और 8 24। तो ये आर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा ना। इस 63 को आप 9 7 63 तोड़ सकते हैं, और ये मेरा 7 उधर जाके मल्टीप्लाई में। अगर आपको आर का मान निकालना है तो इस पे ये क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। चलिए, जब आप बाहर निकालेंगे इसमें से, तो इस 9 को आपके, जब 9 को बाहर निकालेंगे तो कितना देगा, ये 3 देगा, और 2 7 मिलके एक साथ बाहर निकलेगा, कितना जाएगा, तो ये आर का जो वैल्यू कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। आर का जो मान है वो कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 21 आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, आपसे कह रहा है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन होता है, ठीक है। वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई, यानी कि पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यू। आर क्यू का मतलब क्या, 21 इंटू 21, 3 बार लिख दो, 1 21, 2 21 और ये 3 21, ठीक है बेटा। चलिए, अगर आप काटने जाओगे तो देखिए 7 से काटिए तो 7 के 21, और इस 3 से काटोगे तो ये 3 कट जाएगा। 21 21 441, 441 इंटू, ठीक है। मैं यहां से 2 इंटू 11 कर लेता हूं, तो 4 दूनी 8 इंटू 11 ही आ जाएगा, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना मुझे बड़ा आसान रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, पहले आप क्या कीजिए, 8 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 कितना 35 इंटू 11। मैंने ये बताया कि किसी भी संख्या का अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई है तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ कितने, देखिए पहला अंक 3 लिख लिया और लास्ट अंक 8 लिख दिया, बस इतना सा काम कर लिया। इसके बाद इनको जोड़ना है, 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, हासिल का 1, 5 और 3 8 और 1 9। नहीं, हासिल नहीं आएगा ना सर, 7 है तो 5 और 3 8, ये आ जाएगा। तो ये इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, यानी 38,808, 38,808 सेंटीमीटर करेक्ट इसका राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। ये इसका राइट आंसर है। लेकिन ये तो मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन मैं मेंसुरेशन के लिए ट्रिक बताता हूं। मेंसुरेशन के लिए ट्रिक बताता हूं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं।
चलिए बेटा इसे मैं कॉपी कर लेता हूं। और मुझे ये नहीं पता है कि बच्चे को ये पता ही है नहीं कि क्या है क्या नहीं है। आपने लास्ट में ये देखा कि ये जो वैल्यू आ रही है वो 11 का मल्टीपल आ रही है। क्या आ रही है? 11 का मल्टीपल। अगर आपसे फॉर्मूले में पाई रिपीट होता है, जैसे मैं सारा का सारा ये रफ कर देता हूं, मुझे नहीं पता क्या दे रखा है, मैं सारा हटा देता हूं, मैं सारा का सारा ये सारा हटा देता हूं। मुझे पता है कि पाई आएगा, इसका मतलब क्या है? 11 का मल्टीप्लाई आएगा ही आएगा। और ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए जो भी ऑप्शन 11 से कट जाए, जो भी ऑप्शन 11 से कट जाए वही उसका आंसर है। चलिए मेरे दोस्त कैसे चेकआउट करते हैं? देखिए कभी भी इस बात को नोट करना कि आपको ऑल्टरनेट लेना है, एक को छोड़ के एक, यानी कि अगर 1 और 8, एक छोड़ दिया, 1 और 8 कितना होगा? 9, 9 और 8 तो 9 हो जाएगा, 8 और 9 17। और देखिए ये कितना जाएगा? 8। इसमें से आ घटाएंगे तो कितना देगा? ये 9 दे देगा। कभी भी याद रखना अगर 11 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो या तो 11 देगा या फिर 0 देगा। क्या देगा? 11 देगा या फिर 0 देगा। तो ना तो ये 11 है ना ही 0 दे, इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं है। चलिए मेरे दोस्त ऑल्टरनेट यानी कि एक को छोड़ के एक, ये 9 6 15 और एक कितना हो जाएगा? 16। 6 और 2 8, तो यहाँ कितना बचेगा? 8 बचेगा। क्या ये 11 से डिवाइड है? नहीं है। क्यों? ना ही 11 आ रहा है ना ही 0 आ रहा है। चलिए मेरे दोस्त चौथा देख लेते हैं। 9 6 15 यानी 15 आ जाएगा और आगे कोई अंक नहीं है और 2 और 1 3, तो कितना जाएगा? ये 12। क्या ये 11 या 0 नहीं है? अब बचा ये, इसे चेकआउट करोगे तो 8 3 11, 11 8 कितना जाएगा? 19। चलिए 8 और 0 8 आ जाएगा, इसमें से घटाओगे कितना देगा? 11। या तो 11 आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको मेंसुरेशन में कुछ भी समझ नहीं आता है तो इस तरीके को फॉलो करके देखना, आपको लग जाएगा कि सब मजा आ गया इस सवाल में। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बेटा देखिए मैं बार बार आपसे चीख चीख के ये कह रहा था कि सर द्विघात समीकरण का सवाल आएगा ही आएगा। अब कैसा सवाल आएगा? हालांकि प्रैक्टिस सेट में भी मैंने कराए हैं, ठीक है, जाके जरूर देखिएगा, चेकआउट कर लेना, लिस्ट बनी हुई है। चलिए दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1155 है। x को दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या मानते हुए इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बताओ सर इसे कैसे करोगे? द्विघात समीकरण क्या होता है? दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत विषम, इस बात को नोट करना। अब विषम संख्या ऐसा तो नहीं कि 1 लिख लिया या 3 लिख दिया, क्योंकि x के फॉर्मेट में चाहिए, तो मुझे x के फॉर्मेट, जैसे यहां से अगर मैं इसे x मानूं और यहां पर कितने का गैप हो रहा है? 2 का गैप हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी? x+2 इंक्रीज करके होगी, x+2 इंक्रीज करके। क्यों? अगर इसे मैं 1 मानूंगा तो 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक संख्या x होगी तो दूसरी विषम संख्या x+2 होगी। लिखने को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं एग्जांपल भी देखे, ठीक है। पहली संख्या अगर ये होगी तो दूसरी ये होगी। x को दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ये है, ये सीधी सी बात है, छोटी होगी। इस स्थिति में द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत विषम संख्या गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल यहां लिख लेता हूं, x × x+2, ये गुणनफल है किसके? 1155 के। चलिए मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कीजिए, x² प्लस के 2x, ये बराबर क्या? 1155। x² प्लस के 2x, ये इधर आ जाएगा माइनस के 1155, बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? एक द्विघात समीकरण आ जाएगा, x² प्लस के 2x माइनस के 1155। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी फॉर चौड़ाई का करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल पूछा गया था कि ये कह रहा था कि दो विषम संख्याओं का गुणनफल दे रखा कुछ, अब ये क्लियर नहीं था कि डाटा क्या है, लेकिन ये कह रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो ये है हो गया सर दूसरा सवाल। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, एक बच्चे का ये कह रहा था कि सर सरलीकरण का सवाल आया था, और सर देखिए सरलीकरण का सवाल हमेशा ऐसे ही देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि बार, कहीं बार तो नहीं देखिए, सबसे पहले बार को आपको सॉल्व करना है, बार होगी जिसके ऊपर, उसके बाद देखना ऑफ, ठीक है, उसके बाद देखना ऑफ, उसके बाद छोटा कोष्टक, छोटे के बाद बड़ा कोष्टक, और बड़े के बाद मझला कोष्टक, यानी कि छोटे भैया फिर बड़े भैया और मझला है तो उनसे भी बड़े भैया। ठीक है, लेकिन ये करते हुए, ये तो करना ही है, ये करते हुए इनमें सबसे पहले ये भी याद रखना है कि सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। राइट, चलिए
अब देखिए इस सवाल को मैं यही खत्म करूंगा। थोड़ा सा बच्चे को हो सकता है किसी बच्चे को समस्या हो, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा ऑफ तो नहीं है, बार नहीं है, ऑफ है। इसका मतलब ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो कितना है 7 या 21, और कोष्टक के भीतर तो कोष्टक को पहले कीजिएगा। माइनस के ये क्या 12 है। अगर इसमें से घटाओगे तो कितना देगा 9, और ये घटाओगे तो 9 दूनी 18, यानी यहां से तो 2 आ गया, यहां से लेके यहां तक कितना आ गया 2 आ गया। चलिए, लेकिन इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18, राइट। और ये मल्टीप्लाई में, लेकिन ये कोष्टक के भीतर है, पहले मल्टीप्लाई में ये कोष्टक के भीतर, तो इसमें से घटाओ कितना देगा 4, तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, ये मेरा आंसर आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी फॉर चौडाली का करेक्ट। देखिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, मैं दोबारा बता दूंगा, दोबारा बताने में मुझे कोई शर्म नहीं है। चलिए मेरे दोस्त, मैंने ये बताया सबसे पहले बार देखना है, बार नहीं है तो ऑफ देखना है। ऑफ देखेंगे तो ये कोष्टक के अंदर है, इसका मतलब ये पहले कोष्टक करो। ऑफ का होता है मल्टीप्लाई, तो 7 या 21, और 21 में से कोष्टक के भीतर है तो क्या करेंगे 12 घटाएंगे, कितना देगा 9, और 9 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा सीरीज कितना आ गई 2 आ गई। लेकिन इसके साथ ये 9 मल्टीप्लाई में है, और इसके साथ ये कोष्टक के अंदर है। ये किसके अंदर है कोष्टक के अंदर है, राइट सर। तो जब इसमें से बाहर निकालोगे 11 में से 7 जाए कितना देगा 4, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, करेक्ट आंसर का ऑप्शन बस सी। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन बस सी। इन सवालों को ऐसे ही एक सिंगल क्लिक में खत्म किया जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, पहले इसे करो फिर उसे करो फिर ये करो, सारी चीजें प्रैक्टिस का खेल है। चलिए मेरे दोस्त, मैं बार बार आपसे एक शब्द कह के चल रहा था सर, एलसीएम एचसीएफ का सवाल आपको देखने को मिलेगा 101%, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए दो घात समीकरण हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, आपका मॉड मीडियन और मीन हो गया, ये सवाल पूछे ही जाते हैं। ये क्या एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है। चलिए पढ़िए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य एलसीएम 416 है, महत्तम समावर्त्य 2 है, तथा इन संख्याओं का अनुपात 13:16 है। इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से सबसे बड़ी, एक बात होता है दो संख्या 13 और ये क्या है 16 है, तो आप एक बात बता दो 16 सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये जो संख्या है 16 का मल्टीपल होगी। ऑप्शन की जगह से देखोगे तो मैं ये कह सकता हूँ क्या ये 16 का मल्टीपल है, क्या ये 16 का मल्टीपल, क्या ये 16 का मल्टीपल, केवल केवल एक ही ऑप्शन है जो 16 का मल्टीपल है। चलिए मेरे दोस्त आ जाइए बेटा, देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और ये एचसीएफ दे रखा है, इन संख्याओं का अनुपात ये है। अगर ये 13:16 है, जैसे मान के चलिए पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, अगर इनके साथ किसी ना किसी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, राइट सर। तो देखिए देखिए एक कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है पहली एलसीएम, चलिए मैं पहले भी ये लिख देता हूं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये कंसेप्ट होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट होता है पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। चलिए मेरे दोस्त, पहली संख्या 13x, दूसरी संख्या 16x बराबर में एलसीएम का ना 416 इंटू एचसीएफ का ना 2 है। चलिए बेटा काटिए, देखिए 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, इस 13 से काटेंगे तो 13 × 39, कितना बचा 2, 13 दूनी 26, इससे काटेंगे तो 8 चौक 32, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, क्योंकि एक्स 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 बराबर 4, एक्स बराबर कितना जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा सर 2, है ना, एक्स बराबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये कह रहा है इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो है, यानी एक्स का मान यहाँ कितना रखना है 2 रखना है, तो कितना जाएगा 16 दूनी 32। तो जो सवाल मैंने टिक किया था वो इसका करेक्ट आंसर है, जो सवाल मैंने यह टिक किया था वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, ये सवाल समझ में आ गया, कुछ नहीं है, पहली संख्या दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। ये छोटा सा कंसेप्ट होता है जो आपको सीखना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इस तरीके से बता रहा था एक बच्चे कि एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्याएं, ये संख्या दे रखी है और ये संख्या दे रखी है, का योग 8 से विभाज्य हो। अब एक बच्चा कह रहा था कि सब ऐसी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी थी और ऐसे सवाल दे रखा था, लास्ट में ये दे रखा था और ये कह रहा था कि 8 से विभाज्य हो,
किससे? 8 से। तो देखिए मैंने डिविजिबिलिटी के केस कराए थे। चलिए बेटा देखिए 2 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो लास्ट का 1 अंक होगा, और 4 से अगर विभाज्य है तो लास्ट के 2 अंक विभाजित होंगे। अगर 8 से विभाज्य है तो लास्ट के 3 अंक विभाजित होंगे। क्या होंगे? लास्ट के 3 अंक। तो इतनी बड़ी संख्या का मेरी जिंदगी में कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। मुझे ये नहीं पता क्या है क्या नहीं, मैं ये देखूंगा केवल और केवल लास्ट के 3 अंक। इसका मतलब क्या है? 500, ये दोनों का योग जो है यानी कि 5 9 ये x है, बराबर में ये आ जाएगा प्लस। तो ये बता दो कि अगर 8 से विभाजित तो x की जगह ऐसा क्या रखूं, x की जगह ऐसा क्या रखूं? एक बच्चा सभी को लेके चलेगा, एक उसको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो ठीक है मेरे दोस्त। अगर एक बच्चा पूरे को लेकर चलेगा, चलिए बेटा x की जगह अब इनमें से कोई भी ऑप्शन उठा के रख लो। जैसे ये पता है कि अगर यहाँ ये आप रखो 3 और 3 6, अगर 3 रख दोगे तो 3 और 3 6 जाएगा। चलिए पहले मैं ऑप्शन डी ले लेता हूं, मैं मान के चल सकता हूँ ये आंसर हो सकता है। तो कितना जाएगा? अगर मैं 3 रख दूं दोनों तो 3 और 3 6, 9 और 5 14, ठीक है, एक बचेगा, 7 और 5 12 और 1 13। अगर इसे आप 8 से डिवाइड करोगे, किससे? 8 से, तो अगर ये 8 से डिवाइड हो जाती तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 से जब डिवाइड करोगे तो जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 8, कितना बचा? 5 और 54 हो गया, 8 6 48, 8 6 48, ठीक है, कितना बचा? 6 बचा, और 8 2 8 64, 8 8 64, फिर कितना बचा? 2 बच रहा है सब। इसका मतलब यह है तो ये 3 जो माना है, इसमें से बचना नहीं चाहिए, 2 बच रहा, तो क्या हुआ? 1 होगा। तो क्या इसकी जगह 1 होगा? अगर इसकी जगह 1 होता तो 1 और 1 2 आ जाता, 1 और 1 2 आ जाता, या फिर 2 वैल्यू रखी जाएगी। चलिए 3 तो नहीं है, इसका मतलब 2 रख के देखें सर, 2 को रखेंगे तो केवल केवल यही चेंज होगा, 2 को रखेंगे तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए बेटा तो यहां तक तो सही है। देखिए 8 1 8, कितना बचा? 5, 8 6 48, 6 बचेगा, और 8 8 64, तो कितना जाएगा? 2 रखने पर, 2 रखने पर। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर चोडल इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैं एक्स की जगह 2 रखूंगा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए एक बच्चे ये कह रहा था कि सर एक समकोण त्रिभुज पर सवाल पूछा हुआ था, ये कह रहा था कोई भुजा 2 भुजा दे रखी है और अन्य भुजा की लंबाई आपसे जानना चाह रहा है। चलिए ऐसा सवाल था, ये डिक्टो कॉपी नहीं कह सकते कि यही सवाल होगा, लेकिन इससे मिलता जुलता था। चलिए एक समकोण त्रिभुज का परिमाप ये 80 सेंटीमीटर है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसकी अन्य 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। कल का अगर पहले से फर्स्ट शिफ्ट का अगर एनालिसिस देखोगे तो मैंने ये कहा था कि सर ट्रिपलेट पर सवाल आना ही आना है। चलिए एक समकोण त्रिभुज है, क्या एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये कह रहा है इसका जो कर्ण है यानी ये हाइपोटेनस यानी कि ना 34 है, जबकि परिमाप जो दे रखा है मेरा 80 दे रखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्रिपलेट बताया था मैंने 8 15 17, ये बताया था कल की क्लास में, मैंने ट्रिपलेट लिखाए थे, जाके जरूर देखिएगा। 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है। तो क्या इसका मल्टीपल हो सकता है? 8 दूनी 16 यानी 2 गुना हो सकता है क्या? क्योंकि अगर इसे 2 गुना करोगे हाइपोटेनस को, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हाइपोटेनस, इसे 2 गुना ना करोगे तो 34 दे रखा है, जो कि सवाल को संतुष्ट करा है। इसका मतलब ये सारे के सारे ये होंगे। अगर आप इन्हें जोड़ोगे, जैसे मान के चलिए 16 आ गया और ये 30 आ गया, ये मान के चलता हूं मैं, लेकिन उस केस में आपको ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए। नई नॉलेज है, थोड़ा ऑप्शन का सहारा लेना, थोड़ा सा ऑप्शन का जब सहारा लोगे तो ये दूना है किसी का, ये दूना किसी का, ये भी दूना है। अगर ये दूना 7 का, क्या 7 का दूना है, और क्या ये 16 का दूना है, तो क्या 7 16 कोई ट्रिपलेट बनता है? नहीं ना। अगर ये देखोगे तो ये 8 का दूना है और ये 15 का दूना है, तो मेरे को ये याद आ गया 8 15 17 ट्रिपलेट बनता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन ट्रिपलेट की नॉलेज होना जरूरी है। चलिए देखिए सभी को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 80 आ जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। आपसे ये करा अन्य 2 भुजा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अन्य 2 भुजा। सभी को जोड़ दीजिए, पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा। चलिए बेटा अगला सवाल,
मैं बार बार आपसे चीख चीख के ये कह रहा हूं कि सर एज पे सवाल आएगा ही आएगा, एज पे सवाल आएगा ही आएगा। तो एक बच्चा कहता है सर मजाक करते हैं आप, एज पे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन क्या ऐसा पूछा जाएगा? देखिए नॉर्मल सवाल तो हर कोई कर ले जाता है, और अगर ऐसा सवाल आता है तो थोड़ा सा मुसीबत तो दे सकता है। चलिए देखिए एज जो है, देखिए मैं कुछ चैप्टर आपको लिख देता हूं। जैसे आपका हो गया एज, इस पे सवाल 1 से 2 सवाल आने ही आने हैं। आपका मॉड मीडियन ये हो गया, ये इस पे 1 से 2 सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। ये आ गया एक आपका एवरेज का एक सवाल जरूर देखने को मिल सकता है। ये कुछ हाईलाइट टॉपिक है इसके, ठीक है। एज हो गया, एज का तो पक्का है, एज तो पूछना ही पूछना है इसका। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे के सारे चलते रहेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, कमल के 2 बच्चे विष्णु और दीक्षा है, यानी ये कमल है, इनके 2 बच्चे विष्णु और दीक्षा है। वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है। ये कमल है सर, ये कमल है, इनके 2 बेटे हैं, एक विष्णु है और एक कौन है? दीक्षा है, दीक्षा है। चलिए, वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है, यानी विष्णु की आयु की ये क्या है? ये 3 गुनी है। चलिए, और दीक्षा की आयु विष्णु से 3 वर्ष कम है। दीक्षा क्या है? इस विष्णु से 3 वर्ष कम है। अगर मैं से ये मानू कि एक्स है, क्या है? एक्स है, तो इसका ये 3 गुना कितना जाएगा? 3x हो जाएगा, कितना जाएगा? 3x। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने ये 1 और ये 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं लिखता आता हूँ, उस बच्चे का ये डाउट होना चाहिए कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखा। देखिए बेटा, अगर ये कह रहा है कि इससे ये 4 कम है, ये 4 कम है, 4 कम है, तो इसका मतलब x माइनस के 3 कम है, सॉरी 3 कम है। चलिए, इससे कितना कम है? 3 वर्ष कम है। ये कितना कम है? 3 वर्ष कम है। कितनी कम है? 3 वर्ष कम। तभी तो निकाल पाओगे, x होगा तभी तो निकाल पाओगे। चलिए, 3 वर्ष पूर्व उन तीनों की तत्काल आयु का योग 63 वर्ष था। 3 वर्ष पूर्व क्या था? 3 वर्ष पूर्व। अब एक बात बता दो कि यहां से ये 3 वर्ष पूर्व अगर जाओगे, ये तो वर्तमान है, और इससे अगर 3 वर्ष पूर्व जाओगे, जैसे पीछे की साल में जाओगे, तो क्या होगा? इसमें से 3 घटेगा, इसका मतलब 3 इसमें से घटेगा, 3 इसमें से घटेगा और 3 इसमें से घटेगा। चलिए, अब सभी को जब जोड़ोगे तो देखिए मैं ये देखता हूं कि ये 3x माइनस के 3 प्लस के x माइनस के 3 प्लस के x माइनस के 3 और 3 6 बराबर में किसके? 63। क्यों? ये इतना हो जाएगा। चलिए बेटा, ऐड कीजिए, x 3x 4 और एक 5x, 5x 3 और 3 6 और एक ना 12 बराबर कितना जाएगा? 63। 5x बराबर कितना जाएगा? 63 प्लस 12, तो 5x बराबर कितना जाएगा? ये 75। 5 से काटिए तो 15, x की वैल्यू कितना जाएगी? 15। चलिए, x का जो मान है कितना जाएगा? 15 जाएगा। आपसे कह रहा है कि कमल की वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट ही तो है, यानी 3x का मान आपसे जानना चाह रहा है, 3x का। तो 3 इंटू x का मान 15 और 15 45, तो कमल की जो आयु होगी वो कितनी होगी? 45 वर्ष होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस तरह है। अगर मैं आपकी जगह थोड़ा सा अगर हिंट देना चाहूं, आपको ये देखना है इसमें का पूछा क्या कमल क्या है, जबकि ये पता है कि कमल जो कितना इतना है, कमल जो है ये कितना इतना है। चलिए बेटा, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि पहले आप ये देखना, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर आप मेरी एज की क्लास जाके देखो, देखिए 7 वीडियो कराई मैंने, आदित्य रंजन सर की बुक का सॉल्यूशन कराया। अगर ये 7 के 7 देखे जाते हैं, तो अगर सिंगल प्रश्न में अगर छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स में जो आपका मन करे वो लिख के चले जाना, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कमल की वर्तमान आयु क्या है। जो एक बात बताओ, कमल आज भी 3 गुना रहेगा, 3 गुना चलता ही रहेगा। इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा देखने को मिल सकता है। पूछ रहा है कमल का, अगर आप इस बात को नोट करोगे, चलिए, लेकिन ये कह रहा है 3 वर्ष पूर्व। अगर 3 वर्ष पूर्व है, जैसे आप ये नोट करोगे, क्या ये 3 से डिवाइड है? क्या ये 3 से डिवाइड है? नहीं है। क्या ये 3 से डिवाइड है? अब ये दोनों ऑप्शन 3 से डिवाइड है, इससे 3 से डिवाइड है। 18 थी 54 और 3 से 15 बार, 3 से 15 बार, तो क्या ये होगा? क्या ये होगा? लेकिन अगर कितने वर्ष पूर्व पूछ रहा है? 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो अब बच्चा ना फंस गया, यहाँ पर बच्चा क्या फंस गया। अगर मान के चलिए ये भी कट जाता तो मैं अभी ये लगा के चला जाता,
लेकिन ऐसा नहीं दे रखा, उस केस में क्या करोगे? उस केस में यही हो सकता है, अगर ये 3 वर्ष पूर्व है तो अगर मैं ये कहूँ कि इसमें अगर 3 वर्ष पूर्व है और 3 वर्ष यहाँ लाने के लिए अगर मैं जोड़ू तो कितना जाएगा? 48 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसमें 3 जोड़ू तो कितना जाएगा? 57 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के जैसे मैं 3 वर्ष जोड़ूंगा फिर भी वह 3 से ही डिवाइड होगा। तो केवल केवल एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड होगा, केवल केवल एक ही ऑप्शन है 3 से डिवाइड होगा। ये एग्जाम के तरीके होते हैं। चलिए मेरे दोस्त, एक बच्चे का कहना था कि सर इस तरीके से सवाल ले रखा था कि कोई दो वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने के और एम ले लिया क्योंकि एग्जैक्ट प्रश्न नहीं ले सकते। जैसे ये दे रखा उनकी आयु का योगफल 12 है, 9 वर्ष बाद उल्लिखित के और एम की आयु का अनुपात क्या होगा? इस तरीके से सवाल दे रखा था। तो देखिए बेटा, ये बहुत सवाल आसान है। के और एम, ये के है और ये क्या एम है। इनकी आयु का अनुपात 5:7 है, जबकि दोनों की आयु का योग कितना है? 7 और 5 12 है। 12 नहीं है, सब कितना है? 72 है। तो 12 से काटे कितनी बार? 6 बार। ये कितने गुना? 6 गुना। जब ये 6 गुना तो ये भी 6 गुना, कितना? 7 6 42 और ये भी 6 गुना, कितना जाएगा? 6 35। तो ये तो इनकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। वो ये कह रहा है कि सर जी 9 वर्ष बाद उल्लिखित क्रम में Q और M की आयु ज्ञात कीजिए। यहां से 9 वर्ष बाद, इसका मतलब इसमें 9 जोड़ दीजिए, दोनों में 9 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 39। 3 से काटेंगे तो 13वां और 3 से काटेंगे तो 17वां, तो कितना आ जाएगा? 17:13 आ जाएगा। 17 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी फॉर चौड़ाई इज द करेक्ट। ठीक है मेरे दोस्त, ये बढ़िया सवाल है। ऐसे बेसिक से सवाल आपके पूछे जा रहे, जरूर देख के जाएगा। किसी बच्चों को किसी तरह की कोई भी समस्या आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा। चलिए बेटा, ए और बी। देखिए, एक बच्चे का ये कह रहा था कि सर एक टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा था, लेकिन उसमें से कोई बंदा काम कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला जाता है, कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला जाता है। चलिए बेटा देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा हो जाता तो बी अकेले उस काम को पूरा कितने दिन में कर सकता है? कभी भी अगर ऐसा सवाल अगर आपके आ जाए जिंदगी में, ये सवाल बहुत आसान होता है क्योंकि बच्चा ना इनसे बहुत डरता है। एक बात बता दो आप मेरे को कि कहीं भी टोटल वर्क दे रखा है नहीं ना, तो लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में, तो ए प्लस बी अगर मिलकर काम करते हैं तो ये 5 दिन तक काम करते हैं, तो ये इनका टोटल वर्क ही तो कहलाएगा। अरे अगर मैं इनकी एफिशिएंसी दे दूं तो टोटल वर्क ही तो कहलाएगा, लेकिन उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, यानी कि ये दोनों मिलके हुआ क्या कि एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन 3 दिन तक, 3 दिन बाद, 3 दिन तक तो काम किया। भाई 3 दिन बाद कोई भी छोड़ के जाए हमें कोई मतलब नहीं है, तो इनसे कहो कि दोनों ने मिलकर 3 दिन तक तो काम किया होगा, लेकिन ये कह रहा है कि 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। कौन छोड़ के चला गया? बी। तो बी को गोली मारो कि तुम अगर जा रहे हो तो 3 दिन काम पूरा करके ही जाना। तो 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया। अब यहां से कौन चला गया? बी। तो बचेगा कौन? केवल केवल ए बचेगा अकेला। भाई काम तो करना पड़ेगा, बिना काम करे पैसे नहीं मिलेंगे। अब बचा कौन? ए बचा। ये कह रहा है तो यदि कार्य 3 दिन बाद पूरा हो जाता है, यानी कि ये जो है और 3 दिन तक काम करता है, तो ये टोटल वर्क ही तो हो गया। अरे ये बताइए, ये टोटल वर्क ही तो हो गया, ये टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। इस लाइन को लिखने का भाई एक अलग ही तरीका है, कुछ नहीं करना है कि जो काम कराना है, जैसे मान के चलिए ए और बी इतने दिन में कर सकते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी है, राइट सर। हुआ क्या कि 3 दिन तक दोनों मिलके तो काम करते हैं, लेकिन उसमें से बी छोड़ के चला गया, हो सकता है ये छोड़ के चला जाए। अब ये 3 दिन तक तो काम करा, अब ये भाग गया तो उसको गोली मारो, चला गया तो जाए बेटा। तो बचा कौन? ए। फिर ये कह रहा है 3 दिन तक और काम चला, अब ये कह रहा है बी अकेले इस कार्य को पूरा करे तो ये कितने दिन में कर सकता है? चलिए बेटा, बस खत्म हो गया सवाल। देखिए, अगर आप नोट करोगे तो ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो मैं दोनों साइड इधर ले लेता हूं, ए प्लस बी, और ये 5 में से इधर आएगा, या जैसे ये मान लो ये आ जाएगा माइनस के ए प्लस के बी। थोड़ा सा एक लाइन कट करना चाह रहा था मैं, ये कट करना चाह रहा कि ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा और आपका बचेगा 5 माइनस के 3, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो थोड़ा सी सारी चीजें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त, डायरेक्ट आनी चाहिए। ए प्लस के बी ये मेरा दोनों में कॉमन है,
इधर लाऊंगा तो 5 में से 3 जाए, कितना देगा 2 बचेगा केवल, जो मैंने अभी आपको लिख के सिखाया था। चलिए बराबर में क्या बचेगा, a इंटू 3 बचेगा, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 2a प्लस के 2b बराबर में कितने के 3a के, ए वाले टर्म्स उधर ले जाओ, बी वाला इधर नहीं, तो 2b बराबर में, अगर उधर ले जाएंगे 3a में से 2a घटाओगे तो क्या देगा, एक ही ये देगा। मैंने ये बताया था कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो मैंने ये बताया था ए के सामने की वैल्यू ए की और बी के सामने की वैल्यू बी की, ठीक है। तो ए अनुपात अगर बी की बात करोगे, ए अनुपात अगर बी की बात करो तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है एफिशिएंसी की निकल के आती है, किसकी निकल के आती है, एफिशिएंसी की निकल के आती है। तो ये एफिशिएंसी को अगर मैं, ये टोटल वर्क है या ये टोटल वर्क है, किसी में भी रख दो, अगर मैं ये कहूं कि यहां से टोटल वर्क निकालना है मेरे को, तो टोटल वर्क कैसे निकालो, a प्लस बी ये वाला इंटू 5, तो a की एफिशिएंसी 2 और b की एफिशिएंसी 1 इंटू 5, 2 और 1 3 और 5 15, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15 निकल के आ जाएगा। अब ये कह रहा है अगर बी अकेले इस काम को करे तो टाइम ऑफ बी यानी टाइम बी बराबर क्या था, टोटल वर्क यानी इस 15 को अगर बी अकेला करे अपनी खुद की एफिशिएंसी से कितने दिन लेगा, 15 दिन लेगा, कितने दिन लेगा, ये 15 दिन लेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर टाइम इज द करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखिए टाइम एंड वर्क पे ही सवाल पूछा हुआ था, लेकिन ये कह रहा था कि सर बेटा बच्चा कि कुछ रुपए दे रखे हैं उन रुपयों को बांटना है और उसमें से किसी एक का हिस्सा पूछा था, ऐसा सवाल था। चलिए पढ़िए एक बार, ऐसा सवाल देखने को आपको मिलेगा 101%। ए और बी ने एक कार्य को 1800 रुपये में करने की जिम्मेदारी ली, यानी कि मान के चलिए एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, उन दोनों ने 1800 रुपये में कार्य करने का एक फैसला लिया। ए अकेले इसे 6 दिन में कर सकता है, अगर ए की बात आएगी तो ये कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में, और बी अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। लेकिन सी की सहायता से मान के चलिए किसी कारणवश नहीं हो पाया तो सी की सहायता से इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि सी की सहायता से ए भी लगेगा और बी भी लगेगा और उनके साथ सी भी लगेगा, ये तीनों मिलके कितने दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य को पूरा करने हेतु प्राप्त कुल राशि में से ए का हिस्सा बताइए, किसका, ए का हिस्सा बताइए। चलिए तो यहां से आप टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो अगर टोटल वर्क निकालोगे तो कितना जाएगा, एलसीएम लोगे कितना जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। सभी का एलसीएम कितना जाएगा 24, 6 से काटिए 6 चौक 24 4 बार, 8 से काटिए 3 बार और इससे काटेंगे तो कितनी बार, 3 8 24 8 बार, ठीक है। अब आपसे मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, आपसे मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, शुरुआत ए और बी ने की थी, 800 रुपये की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन नहीं हो पाया तो सी भी शामिल कर लिया, इसका मतलब ये 800 रुपये तीनों के जो तीनों में बटेंगे। जबकि आप इस बात को अगर नोट करेंगे तो तीनों की जो एफिशिएंसी वो कितनी 8 है, यानी कि इस 8 का मान किसके बराबर हो जाएगा, अब 800 के बराबर होगा। इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 100 बार, यानी 800 रुपये तीनों में 100 बार, जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है। अब ये कह रहा है कि ए का हिस्सा, ए को इतना मिला है तो ए का हिस्सा ये है, ए को जब इसे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ए को कितना मिल जाएगा 400 रुपये, ए को कितना मिलेगा केवल और केवल 400 रुपये मिलेंगे उस हिस्से में से। मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि बी को कितने मिलेंगे, जब एक बार दो, जब ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना हो जाएगा, ये भी 100 गुना हो जाएगा, कितना जाएगा 300। भाई 400 इसने ले ली, 100 300 इसने ले लिए, टोटल 800 था, बचा कितना 100, तो 100 रुपये ये ले लेगा बस। यानी कि मैं आपसे एक शब्द कहना चाहता हूं कि ये बता दो सी का हिस्सा क्या था, तो सी को मिलेंगे सर 100 रुपये। लेकिन क्या सी को निकालने के लिए स्पेस लेगा, सी को निकालना जाए, कल को एग्जाम में अगले शिफ्ट में यही पूछ ले, किसी को ए पूछ लिया, किसी को बी पूछ लिया, किसी को सी पूछ लिया, तो क्या मैं इन दोनों का निकालूंगा, मैं बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी इन दोनों को नहीं निकालूंगा, मैं सीधा सीधा बी पे फोकस करूंगा। कैसे, तो सी पे फोकस करूंगा कैसे, देखिए अगर आप नोट कर रहे होंगे तो तीनों को मिला के कितनी एफिशिएंसी है 8 है, ये तो टाइम इनका है ना, ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी, क्योंकि अमाउंट जो बढ़ेगा उनकी क्षमता के अनुसार बढ़ेगा। तीनों को मिला के क्या 8,
जबकि ए का मान कितना 4 और बी का कितना ये 3, दोनों मिला के कितना ले लिए 7, जबकि तीनों मिला के 8 है, तो ये कितना बचेगा 1। जब ये 100 गुना है तो इसे भी 100 गुना कर दो, तो मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता हूँ सी का मान, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता हूँ सी का मान। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़िया सवाल था, ऐसा सवाल देखने को आपको आगे भी मिल सकता है। चलिए, मैं बार बार कह रहा था कि गोले पे सवाल आपका आया है 2 सवाल गोले पे देखने को मिले। पढ़िए, ये तो गोले का आयतन, ये है तो गोले की त्रिज्या होता है, ये तो बहुत आसान है। गोले का आयतन क्या होता है, b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है गोले का आयतन का। देखिए फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, फॉर्मूले याद होने चाहिए, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, गोले का आयतन यानी कि b की जगह बराबर में दे रखा है 792/7, ठीक है b की जगह। चलिए, 4/3 दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, आर का पता नहीं, जबकि ये दे रखा है 797/7, ठीक है। चलिए, अब इसको आपको काटना है, क्या ये 7 से काट पाएगा, ये मान में है ना, यही गलती हो जाती है फिर, 7 एकम 7 7 एकम 7 नहीं काटेगा। इसका मतलब यह कि इस 7 से तो ये 7 कट जाएगा। चलिए, और अगर 11 से काटो, पहले से 11 दूनी 22, 11 से काटोगे तो 11 से 77 और 11 दूनी 22। चलिए, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 72, 9 बार, तो यहाँ बचा आर क्यू, और ये 3 मेरा उधर मल्टीप्लाई में और वो ऑलरेडी है। आर का मान निकालना है तो इस पर रूट क्यू चढ़ जाएगा, तो 3 इंटू इसको करोगे तो 3 इंटू 3 कर सकते हैं। जब ये रूट क्यू है तो 1 3 बाहर निकलेगा, 3 3 का मिलकर, तो आर बार कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो आर का मान है वो कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि आयतन दे रखा था और आपका रेडियस पूछा था, आयतन दे रखा था गोले का और रेडियस आपसे पूछा था। चलिए देखिए, एक ऐसा सवाल बता रहा था कि वो मान लीजिए n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15 18 20 27 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, n के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, छोटी से छोटी संख्या कभी भी याद रखना, कभी भी, देखिए मैं बार बार चिक के कह रहा हूँ कि एलसीएम का सवाल आएगा ही आएगा। अब कैसा आएगा वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लीजिए n वो छोटी से छोटी संख्या है, इसका मतलब क्या है, एलसीएम की बात कर रहा है। किसका, ये 15 है, ये 18 है, और ये 20 है, और ये 27 है, छोटी से छोटी। कब, जब छोटी से छोटी की बात करें तो मान के चलिए वो एलसीएम कह रहा, और बड़ी से बड़ी एचसीएफ। तो यहां से अगर एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे। चलिए, एलसीएम देखिए, एक तो भाग विधि से हो जाता है और एक सबसे अच्छा रहता है फैक्टर विधि से। इसके फैक्टर कीजिए सर, इसके फैक्टर करोगे तो 5 15, इसके करोगे तो 9 दूनी 18, 3 3 का 9 और 9 दूनी 18। इसके अगर करोगे, इसके 20 के करोगे अगर, चलिए अगर 20 के फैक्टर करोगे तो 4 पंजे 20, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, और क्या दे रखा 27। 27 के करोगे तो 9 3 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9, 9 3 27। एलसीएम कैसे निकालते हैं, फैक्टर कर लिया, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालना फैक्टर के बाद बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 2 कहां पर है, यहाँ कितना 1, यहाँ कितनी बार है 2 बार है, और यहाँ कितनी बार है कुछ नहीं है। जो जितनी बार 2 ज्यादा हो, छोटे वाले का कोई रोल नहीं है, तो ये आ जाएगा 2 मैक्सिमम बार, ज्यादा बार लेना है। फिर आ जाओ 3 पे, 3 यहाँ कितना 1, यहाँ कितने 2 है, जबकि यहाँ कितने दे रखे 3 दे रखे, तो मैंने क्या था ज्यादा वाला लेना है, क्या लेना ज्यादा वाला, बाकी को सबको भूल जाओ। ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बचता क्या 5, तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, एक ही 5 ले लो, अगर अलग अलग है तो एक 5, अगर 2 होंगे तो 2 ले लें। चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए मल्टीप्लाई अगर आप इस चीज का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 20, और 3 3 का 9, 9 3 27, और 27 दूनी 54, 540 का जाएगा, ये मेरा क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि इसका एलसीएम बता दो तो मैं 540 लिख देता, क्या लिख देता 540 इसका एलसीएम लिख देता, लेकिन ये कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता। आपसे एक शब्द पूछना चाह रहा हूं, अगर इससे भाग दोगे तो कुछ शेष बचेगा, 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 नहीं ना। इसका मतलब 3 किस केस में बचेगा, जब आप इसमें 3 जोड़ दोगे,
क्योंकि 500 अगर 40 43 को अगर 8 से 15 से डिवाइड करोगे तो हर स्थिति में 3 शेष बचेगा। तो इससे डिवाइड कर लो तब भी 3, इससे डिवाइड कर लो तब भी 3, इससे डिवाइड कर लो तब भी 3। तो ये कह रहा है इनके अंकों को योग ज्ञात कीजिए। तो इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 और 4 9 और 3 12, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 और 1 3, यानी इनके अंकों का योग कितना, अच्छा 12 दे रखा है, अच्छा डिस्टेंस हमने क्या दे रखा है, इनके अंकों का योग जो कितना जाएगा 12 आ जाएगा, कितना जाएगा 12 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्त, तो एलसीएम का ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है तो उससे पहले जोड़ देते एलसीएम में। क्यों जोड़ देते ये भी बता दिया, क्योंकि अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन जैसे इसमें 3 जोड़ोगे तो हर स्थिति में 3 शेष बचेगा ही बचेगा। ठीक है, हर स्थिति में 3 शेष बचेगा ही बचेगा। चलिए, एक बच्चे का कहना था कि सर एक नॉर्मल सवाल आया था, वो कुछ 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में इस तरीके से दे रखी थी, तो आप इसे ट्राई करेंगे। 8 सत्ते 56, ये देखिए 8 सत्ते 56 प्लस के 11 और ये कोष्टक में तो कितना देगा माइनस के 12, तो 56 माइनस के यहाँ कितना बचेगा 1, कितना जाएगा 55। यानी कि ये बेहुदा सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में। चलिए देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अलजेब्रा में फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न पूछा ही जाएगा। कल की क्लास में बोला था मैंने, जैसे मान के चलिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, लेकिन अगर माइनस हो तो माइनस के 2x। ठीक है, इन फॉर्मूले पे दोनों पे क्यू भी आते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले में ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है दोस्त, चलिए आपसे x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है 9, एक्स वाई ये दे रखा है, आपसे करा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये देखिए क्या दे रखा है, एक्स माइनस के वाई दे रखा है, क्या दे रखा है एक्स माइनस के वाई दे रखा है। चलिए बेटा देखिए, मैंने ये कहा था कि इन फॉर्मूले पे सवाल आपका आएगा ही आएगा। और देखिए अब आपसे x माइनस वाई और ये दे रखा है, x माइनस वाई यहाँ दे रखा है, तो केवल x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। एक्स स्क्वायर ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस के 2xy, ये होता है राइट सर। x माइनस वाई कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर आपसे पूछ रहा है माइनस के 2 इंटू एक्स वाई कितना है 16 है, तो 16 दूनी 32, 9 में 81 और ये माइनस के 32 हो जाएगा, पॉजिटिव में 32 हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। चलिए ये कितना जाएगा 3 और 8 और 3 11, कितना 113, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना 113 है। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सिर्फ और छोटा लिस्ट है। ये इतना सा आसान सवाल पूछा गया था, बहुत बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए देखिए, एक बच्चा ये कह रहा था कि सर कोई ऐसी वैल्यू है जो 6 और 9 से दोनों से विभाज्य, किससे 6 और 9 से। देखिए अभी आपको मैंने 2 का करा दिया, 4 का करा दिया, 8 का करा दिया, अब आ जाएगा सर 3 का 9 का और 6 का। जो 3 में प्रॉपर्टी फॉलो करेगी वही प्रॉपर्टी 6 में करेगी। देखिए 3 का मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे ऑप्शन 3 से डिवाइड है। 9 का मतलब ये होता है, 9 का मतलब ये होता है कि इनका सम 9 से डिवाइड हो, इनका सम किससे हो 9 से डिवाइड हो। तो देखिए 3 का मतलब ये है, देखिए 3 को भूल जाता हूं, ये पता है कि मेरे को 3 इंटू ये देगा 2, ये देगा 2 से, तो ये सारी की सारी वैल्यू डिवाइड है। इसका मतलब क्या है कि 9 इसमें समाजित है, 9 से ये देखना है बस। तो देखिए 8 और 1 9, 6 और 5 11, क्या ये 9 से डिवाइड है? नहीं है बिल्कुल सर। चलिए 8 और 1 9 और 6 3 9, तो देखिए 9 9 18, क्या आ जाएगा, क्या ये 9 से डिवाइड है और ये 6 से डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है बिल्कुल सर। इसे और देख लेते हैं, 4 और 5 9, ये कट गया और 6 2 8, ये बचा 8। देखिए 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ कितना बचा 5, क्या ये 6 से डिवाइड है, क्या ये 9 से डिवाइड है? ना तो ये ऑप्शन है और ना ये ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो 9 और 6 से डिवाइड है। क्या है 9 और 6 से। 9 का देखिए अगर इनका सम अगर 9 से डिवाइड है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, वो इससे भी डिवाइड होगा 3 से। ठीक है चलिए
नॉर्मल सवाल है, कुछ नहीं है। देखिए अब ये सवाल दे रखा है cos थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी सवाल आया था, अगर आप इस सवाल पे फोकस करोगे तो क्या दे रखा है, cot थीटा माइनस के कोसेक थीटा बराबर, इस तरीके से कोई वैल्यू दे रखी थी और आपसे ये कह रहा था कि 1 प्लस cos थीटा sin थीटा, इस तरीके से कुछ किसी बच्चे ने बताया था। तो देखिए आपका दे रखा है cot थीटा माइनस के कोसेक थीटा बराबर में क्या दे रखा है, माइनस के 1/3 दे रखा है, माइनस के 1/3 दे रखा है। अगर कोसेक पहले आता है, कोसेक थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा, तो कोसेक पहले आता है तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोसेक थीटा माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या जाएगा, यानी कि इसको पहले लिख लेता हूँ तो ये क्या जाएगा, 1 मिनट, यानी कि इसमें मैं माइनस का डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे समझो, इसमें मैं माइनस का डिवाइड कर देता हूँ, इसमें माइनस का डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव को पहले लिख लिया तो ये क्या जाएगा माइनस के cot थीटा और ये क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे ये कह रहा है कि 1 प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। देखना कितना बेवकूफ बना रहा है, अगर मैं इसे साइन दे दूं तो 1/sin थीटा, साइन से डिवाइड कर दूं और इसे भी cos थीटा अपॉन में sin थीटा से डिवाइड कर दूं। चलिए तो ये क्या जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और प्लस के ये क्या जाएगा cot थीटा, ये आ जाएगा। यानी कुल मिला के है कि इसकी जगह इसका मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है बेटा। तो देखिए कभी भी याद रखना कोसेक थीटा माइनस के cot थीटा है और आपसे पॉजिटिव में पूछे कोसेक थीटा प्लस के cot थीटा ये पूछे तो ये वाली वैल्यू पलट जाती है, यानी 1/3 है तो कितनी होगी 3/1 हो जाएगी, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 3 ही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इनमें सवाल पूछा जाता है, एक sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इनमें से कोई एक वैल्यू देगा, जैसे इसे खोलेंगे तो sec थीटा एक बार ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर sec थीटा माइनस के tan थीटा, या तो इसकी वैल्यू देगा आपको जो कि कल की क्लास में पूछा हुआ था, या फिर sec थीटा प्लस के tan थीटा बराबर क्या 1 हो जाएगा। इनमें से किसी एक की वैल्यू दे देगा। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है एक आइडेंटिटी होती है, ये भी क्या होती है एक आइडेंटिटी होती है। इसे खोलेगा तो क्या करता है कोसेक थीटा माइनस के cot थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, कोसेक थीटा प्लस के cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी कि एक का मान देखा दूसरे का मान पूछेगा तो उस प्रॉपर्टी के केस में ये वैल्यू जो बराबर वाली वैल्यू बस पलट जाती है, बराबर वाली वैल्यू क्या होती है पलट जाती है। लेकिन अगर एग्जामिनर कल की क्लास में ये पूछा था कि कोसेक थीटा का मान क्या होगा, किस केस में, ये सवाल समझ में आया क्या? कल की शिफ्ट में आपसे ये पूछ सकता है कि ये बता दो केवल और केवल कोसेक थीटा का मान क्या होगा। कल के पीछे वाली शिफ्ट में सेक थीटा और tan थीटा का प्रश्न पूछा था। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कोसेक थीटा, तो देखिए कोसेक थीटा जो होता है कोसेक थीटा जो होगा वो होता है पी स्क्वायर प्लस के 1/2p। पी की जगह मान के चलिए यहां मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं और रहने देते हैं इसकी जगह, बस इसकी जगह मैं ये ले लेता हूं, ये 2 है ऐसा समझो। और आपसे अगर cot थीटा पूछता है तो क्या जाएगा पी स्क्वायर माइनस के, क्यों तो माइनस के बाद पूछा माइनस के 1/2p। अगर दोनों में से इनका अलग अलग मान पूछता है तो p की जगह बस 3 रखना और ये आपका आंसर आ जाएगा। p की जगह 2 रखना, सॉरी 2, ठीक है सर। ऐसा सवाल कल की क्लास में पूछा हुआ था, आगे भी देखने को मिल सकता है। चलिए एक प्रश्न ऐसा भी देखने को मिला था, ये कह रहा था कि सर अभाज्य संख्या पर आधारित कुछ आइडेंटिटी दे रखी थी और भी ये कह रहा था कि किसको संतुष्ट करेगा। चलिए 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7। तो ये 2 जो है क्या ये एक अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या ये विषम है? नहीं, ये एक सम संख्या होती है। केवल एक ही सम ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य होती है, वो क्या होती है 2 होती है। ये कह रहा है 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है कि इसके बाद की जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सारी की सारी विषम होती है। केवल एक ही सम संख्या अभाज्य होती है जो 2 होती है। तो केवल एक ही ऑप्शन क्लिक हो गया, बाकी तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
बाकी तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा, देखिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा था कि एक ऐसा सवाल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, ऐसा सवाल। अब बच्चा ना इस सवाल को देख के ना थोड़ी सी हालत खराब कर सकता है। वो कहता सर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई दे रखे थे, हमको तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये एक बार पढ़िए तो सही, निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम, यानी लगभग पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा कि ये बता दो, लगभग में पूछा है तो बहुत आसान हो जाता है। चलिए 15.32 डिवाइड बाई 4.37 प्लस के 2.11 इंटू 4.47 ये दे रखा है। 4.47 आवाज आ रही है, ये दे रखा है। अब क्या इसका मल्टीप्लाई कर पाओगे? इससे डिवाइड कर दो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कर पाओगे? हालत खराब कर देगा। लेकिन कह रहा है लघुओं में बता दो, तो लघुओं में बता दो तो बड़ा आसान हो गया। देखिए अब एक बात बता दो, यहाँ पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू से हटा देना, कहीं 5 के आसपास है, 4 के आसपास है। लेकिन अगर आप ये नोट करोगे, इसे 4 से इसे 15 को नहीं डिवाइड कर सकते, लेकिन इस 15 की जगह मैं पूरा ये कहूँ कि ये 16 होता लगा। तो यहाँ से कितना था? 16 डिवाइड बाई 4 बचा केवल, तो ये प्लस के 2 प्लस की है। तो देखिए ये पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू से हटा देना, यहाँ बचा कितना? 2। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू से हटा देना, कितना बचा? या मैं 15 ले लू यहाँ पे, क्योंकि ये इसके आसपास है। नहीं 15 नहीं, 14 ले लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 14। चलिए इससे काटोगे तो 4 चौक 16, 4 प्लस 14 चौका 56, और ये कितना जाएगा? 60। लगा जो भी ऑप्शन होगा वो 60 के आसपास होगा, या बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जो 60 के आसपास है, 61। मैं अभी तक कम से कम 10-12 सवाल ऐसे करा चुका हूं, और मैंने ये कहा था सवाल आएगा ही आएगा। चलिए मेरे दोस्त, देखिए ये कहां से आ गया। चलिए एक बच्चे का ये कह रहा था कि सर डीआई पे सवाल पूछा जा रहा है, तो डीआई का सवाल, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता उस बच्चे को डाटा, मैं डीआई का सवाल इस तरीके से लेके आया। देखिए ये सवाल इतने आसान हो जाते हैं, काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं, लेकिन भले ही इतना बड़ा दे रखा है, लेकिन ये जब आप करोगे तो बहुत ईजी हो जाते हैं। पढ़िए एक बार सवाल को क्या कहता है, एक बार सवाल को पढ़िए आप। ये क्या कहता है? निम्नांकित ग्राफ में विभिन्न वर्षों के दौरान एक कॉलेज के आय और लाभ को दर्शाया गया है। आय और लाभ को दर्शाया गया है, यानी कि आय, लाभ नहीं होगा या खर्चा होगा। ठीक है, ये कॉलेज की आय, यानी कि नीले वाले से किसको दर्शा रहा है? इसको, आय को। और इस लाल वाले से क्या दर्शा रहा है? खर्च को दर्शा रहा है। यानी कि ये इसकी आय है, जैसे जैसे ये चल रहा है ग्राफ, वैसे वैसे उसकी आय है, और ये इसका खर्चा है, ये इसका क्या है? खर्चा है, रेड वाला। अब चलिए ग्राफ का अध्ययन कीजिए, पूछे प्रश्न का उत्तर दिए। 1992 से 1993 से लेकर 1993 तक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आय में, केवल और केवल आय में, खर्चे में नहीं, आय में। तो आय किसको दर्शा रहा है? नीले को। आपको दिख रहा है कलर? नीला कलर दिख रहा है? मैं एक बार देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए बिल्कुल साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में दिख रहा है। ठीक है, चील की निगाह से देखो, ये नीला कलर है, नहीं है तो मैं नीला कर देता हूं, आपको फिर भी दिख जाएगा। चलिए अब तो दिख रहा है। चलिए अब ये कह रहा है 2092 से 2093, 2092 से 2093 ये है। 2092 से 2093 तक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए 2092 की आय की बात करोगे तो ये है 42 है, और 2093 की आय की बात करोगे तो कितना? ये 50 है। तो ये 42 है और ये कितनी है? 50 है। तो कितने की वृद्धि हुई सर? यहाँ 8 की वृद्धि। ये कह रहा है लघु में, ये जो 8 की वृद्धि होगी वो कितने पर? क्योंकि 42 से 50 हो रही है, 42 पर इंटू 100। चलिए मेरे दोस्त काटिए। अब इस 42 से काटना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये 40 है। ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि पॉइंट में ले आ रहा है। मैं ये कहूँगा अगर ये 40 से कम लिया है, इससे काटे 8.40 और 5 से काटेंगे कितना आ 20। अगर ये 40 होता ये 20% आ जाता, अगर ये 40 होता तो 20% आ जाता। इसका मतलब इसको मैंने कम किया तो ये भी ऑप्शन में कम ही जाएगा, तो कितना 19.04, एक ही ऑप्शन बच रहा है जो इसके आसपास है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो क्या इस सवाल में कोई भी दम था? ये बता दो आप मेरे को, कोई भी दम हो इस सवाल में आप मेरे को ये बता दो। चलिए और कोई सवाल है?
देखिए इस सवाल को आप कर लोगे, ऐसा सवाल दे रखा था, एक्स का मान दे रखा था, इस तरीके से आप इसे चेकआउट कर लेना। चलिए देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि सर एवरेज का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, और ये आ गया एवरेज का। सोमवार, मंगल और बुधवार को औसत तापमान 32 डिग्री था। रविवार, सोमवार और मंगलवार को औसत तापमान 36 था। यदि रविवार को तापमान 39 डिग्री था तो बुधवार को तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज क्या होता है, जैसे कह रहा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनका जो औसत तापमान 32 है, लेकिन ये तो एक दिन का है। अगर 3 दिन का तो 3 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तो करो 96 आ जाएगा। चलिए रविवार, फिर संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो औसत तापमान कितना 36। ये एक दिन का है, लेकिन ऐसे कितने दिन है, 3 दिन है, तो ये क्या आ जाएगा, इनका ये आ जाएगा 6×18, 6×18 सॉरी 1, 3×9 और 1 10 ही आ जाएगा। यदि रविवार को तापमान 39 डिग्री था, यदि रविवार को तापमान 39 डिग्री था, तो ये बता दो बुध का तापमान क्या होगा। अब मैं आपसे कुछ शब्द ये कहना चाह रहा हूं, वो देखना कि इसमें से केवल केवल ये तापमान दे रखा है, क्या दे रखा, 39 डिग्री। भाई यही तो संडे है, बाकी कहीं संडे नहीं है। अगर ये 39 डिग्री है, जबकि इन तीनों का सम कितना दे रखा है, 108, तो ये मंडे और ट्यूसडे का कितना आ जाएगा, अगर इसमें से 39 घटा दोगे, 18 में से 9 जाएगा, 9 देगा, और यहाँ कितना बचा, 9, 9 में से 69, तो यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे का कितना आ जाएगा, मंडे और ट्यूसडे कितना जाएगा, 69, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देगो तो ये इसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देगो तो ये इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है बुधवार का तापमान, अब बुधवार कहां पर है, ये है, जबकि ये पता है कि मंडे और ट्यूसडे ये दोनों मिलकर 69 ले रहे हैं, जबकि तीनों का सम कितना है, ये है, तो इसे 96 में से ये घटा दो। अगर इसे 96 में से अगर 69 घटाओगे तो देखिए 16 में से 9 जाएगा, 7 देगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2, कितना जाएगा, 27। इसका जो वेडनेसडे का वो कितना जाएगा, 27, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना देगा, 96 देगा। तो जो बुधवार का जो तापमान है वो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए सारे के सारे प्रश्न लॉजिकली है, ऐसा सवाल आया है, वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे सवाल दे रखा है। चलिए बेटा देखिए, ये लाइन ग्राफ पे सवाल है, इसे आप ट्राई कर लेना, ठीक है, एक बार आप ट्राई करना, ऐसा आप सवाल देखने को मिला है। चलिए अभी और कितने सवाल हैं, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, और भी है क्या। चलिए अभी तो कई सवाल है। देखिए कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। बताइए कि सूची मूल्य और विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सूची मूल्य विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। मैं कल की क्लास में एसएससी की बुक का सॉल्यूशन जब कर रहा था, मैंने ये कहा था डिस्काउंट का ऐसा सवाल आता ही आता है। चलिए बेटा तो देखिए, मैंने ये बताया जब कुछ समझ में ना आए और एक डिस्काउंट दे रखा और एक प्रॉफिट दे रखा हो, तो सीपी रेशियो, एसपी रेशियो, एमपी लगाना है, मैंने ये बताया था। जैसे कह रहा है 5% का डिस्काउंट, तो 5% का डिस्काउंट, या चलो ऐसे ना करके थोड़ा सा ऐसे कर ले, हो सकता है ये बच्चा किसी ने कंसेप्ट ना पढ़ा। मैं ये कहूं कि सीपी ये था, एमपी मैं ये कहूं कि एमपी मेरा क्या, ये 100 है, कितना है, 100 है, इस पर 5% का डिस्काउंट दे रहा है, ऐसे समझिए, तो कितना दे रहा, 95 में। नहीं नहीं, बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो सकता है ना, चलिए मैं वैसे ही बताता हूँ। सीपी रेशियो, एसपी रेशियो, एमपी, कुछ समझ में आया तो इसको लगाना। ये कह रहा है 5% का डिस्काउंट होता है, 5% वैल्यू क्या होता है, 1/20 होते हैं। 20 नीचे वाली वैल्यू को क्या मान दो, एमपीएन मार्क पर, 20 पर अगर 1 का डिस्काउंट तो कितने बचेगा, 19 में, और ये क्या आता है, एसपी आता है। तो 20 इसका एमपी है और ये कितना है, 19 इसका एसपी है, राइट सर। 19 इसका क्या है, एसपी है, जबकि 33% का लाभ कमाता है। तो देखिए, तो अगर सीपीआर 33 का लाभ कमा तो कितने बचेगा, 133 में। चलिए कभी भी याद रखना, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकता नहीं, तो देखिए यहाँ 133 है, यहाँ क्या 19 है, तो 19 सत्ते 133 होता है, राइट सर, 19 सत्ते 133 होता है। देखिए जब 7 का यहाँ किया तो 7 का यहाँ भी कर देंगे,
और यह 1 का ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है ऐसी बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 133 और ये आ जाएगा 140, तो 7 दूनी 14। अब ये कह रहा है सूची मूल्य विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी इससे ये कितने प्रतिशत अधिक है। इससे ये इससे भाई अगर इससे जाओगे तो 40% होगा। क्या इससे पूछ रहा है सूची मूल्य विक्रय मूल्य से, क्या विक्रय मूल्य से अगर इस पर बात फोकस करोगे तो ये तो फिर यहाँ पे नहीं ऑप्शन दे रखा है। चलिए वो इसी से पूछना चाह रहा है कि इससे कितना अधिक है, इससे ये अधिक है सर 40%। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट में पूछो तो ये 40 अधिक है कितने पर 100 पर, और परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 40% आ जाएगा, कितना जाएगा 40% है। पर इससे पूछता है तो ये इसके लिए विक्रय मूल्य होगा। लेकिन मैं इसके लिए एक शॉर्ट तरीका और बता दूं, शायद आपको पसंद आए। चलिए बेटा ठीक है, सीपी रेशियो एमपी। मैं ये कहूं कि सर 5% का डिस्काउंट होता है, 100 में से 5 घटा तो कितना देगा 95, और प्रॉफिट को 100 में प्रॉफिट जोड़ कितना 133, उन्नीस काटे 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, यानी 7 का जाए, यानी 5 से 7 हो गया। कितने की वृद्धि हुई सर 2 की वृद्धि। तो ये जो 2 की वृद्धि हुई कितने पर, ये 5 पर, और इंटू 100, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 कितना जाएगा 40%। यानी इस सवाल को आप ऐसे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें ये करना है कि सीपी और एमपी का कभी भी याद रखना कि इतना डिस्काउंट देने के बाद इतने का लाभ कमाता है, तो ये 100 में से डिस्काउंट को हटा देंगे और 100 में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। बाकी का प्रक्रिया आपको आगे पता है। चलिए ये सवाल देख लेना, नॉर्मल सवाल था, कुछ नहीं है, बाई का मान निकालना हो जाएगा। चलिए देखिए, यदि एक बच्चे का ये कहना था कि सर समरूप पर कोई प्रश्न पूछा हुआ था और उसमें क्षेत्रफल दे रखा था और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा था। जैसे दो समरूप त्रिभुज है, मान के चलिए ये दो समरूप त्रिभुज है ऐसे, इनका जो एरिया वो 361 और दूसरा 529 है। इनकी संगत भुजाओं का ये पूछ रहा है, समरूप है, ठीक है, समरूप है इसका मतलब क्या है, इनकी साइड का। जैसे मान के चलिए ये 361 अपॉन में कितना है 529, साइड मान के चलिए S1 और ये S2। लेकिन जैसे ही इसके एरिया की बात करते हैं तो साइड का होल स्क्वायर हो जाता है, साइड का क्या होता है होल स्क्वायर हो जाता है। इसका कुल मिला के है, मैं आपको इस शब्दों में ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर साइड का अनुपात पूछता है तो केवल और केवल इस पर रूट चढ़ा देना, आपका साइड का अनुपात निकल जाएगा। इसको खोलोगे तो कितना देगा 19, इसको खोलोगे तो कितना देगा 23, यानी 1 सेकंड में सवाल खत्म कर देना है। 19 23 1 सेकंड में, डिटेल में नहीं जाऊंगा, 1 सेकंड में खत्म कर दूंगा सवाल को। ठीक है मेरे दोस्त, बढ़िया सवाल है। चलिए देखिए, अच्छा ये लास्ट है क्या। चलिए, एक बच्चे का ये कहना था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर सवाल पूछा हुआ था, लेकिन ये कह रहा था कि विविधता पर सवाल बताओ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ax² प्लस के bx c बराबर 0, इसमें वियोक्तर क्या होता है, इसमें होता है d बराबर b² माइनस के 4ac, ठीक है, b² माइनस के 4ac, ये वियोक्तर होता है। अगर इनके रूट समान है, अगर इनके रूट समान है तो इसका d का मान क्या होता है 0, तो d बराबर b² माइनस के 4ac बराबर ये 0 के, ये आ जाता है। लेकिन ये समीकरण इस तरीके से मॉडिफाई कर रखा है कि देखिए ये वैल्यू x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है और ये c होता है, लेकिन यहां समीकरण अलग दे रखा है, bx² प्लस के cx प्लस के a, थोड़ा सा समीकरण को घुमा दिया। मुझे ये पता है कि ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो विवेक्टर को निम्नलिखित में से किससे निरूपित किया जाता है, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है सर b² माइनस के 4ac, ये होता है। अगर b की बात करूं तो ये b का मान यानी c का स्क्वायर माइनस के 4a, a का मतलब इसके साथ ये b और c का मतलब a। चलिए तो c² माइनस के 4ab, c² माइनस के 4ab आएगा, ऐसा मत कर देना b² माइनस के 4ac, ये तो इसके लिए आता है, तो ये नहीं होगा इसमें, ना ही ये होगा, केवल केवल एक ही ऑप्शन बचता है, तो डी इसका है।
दोस्तों ये वो सवाल होंगे जो एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे हुए हैं, यानी उसके आधार पे मैं एग्जैक्ट ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि सारे के सारे सवाल बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, क्योंकि उनके आधार पर सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इन सवालों को जरूर देख के जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लगातार एनालाइज देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली हर शिफ्ट का आपको एनालाइज मिल जाएगा और आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, यानी जिनके किसी बच्चे का अगर एग्जाम है तो उसको हेल्प मिल जाएगी। चलिए मेरे दोस्त, अगर अच्छा लगा है जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली शिफ्ट का एनालाइज देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, सुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।